वेलकम बैक दोस्तों, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सबको। और ये है मॉर्निंग्स विथ मनी, हमें आपके मेज़बान मनी। और जैसे कि आज शो के आगाज़ में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, हमारे ख़ास मेहमान होंगे आज सुशांत सिंह साहब, जो कि जाने माने सहाफ़ी हैं और येल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में आप लेक्चरार भी हैं। आप जो हैं इंडियन आर्मी में भी आप काम कर चुके हैं, तो फिर आप ऑफिसर थे, तो काफ़ी आपका मतलब रिमार्केबल करियर पाथ रहा है। आपका मजमून छपा है जो कि द वॉलरस, एक जाना माना रिसाला है कनाडा का। इसमें आपने हिंदुस्तान की जो एलिजिड मुदाखलत है कैनेडियन अफेयर्स में, उस पर आपने रोशनी डाली है। आइए इस पर इनसे बात करते हैं। आर्टिकल का नाम है, अगर आप जाएंगे द वॉलरस में आप पढ़ सकते हैं, स्पाइस, गैंगस्टर्स एंड मर्डर, कनाडाज वाइल्डेस्ट डिप्लोमेटिक शोडाउन येट। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं सुशांत को। गुड इवनिंग सुशांत, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। वेलकम टू द प्रोग्राम। गुड इवनिंग मनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तो सुशांत, जैसे कि ये जो है मुद्दा, ये हिंदुस्तान को भी चैन से जीने नहीं दे रहा है और कनाडा को भी नहीं जीने दे रहा है। लेकिन आपने जो जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ों को आपने लिखा है, इससे ऐसा मुझे लगा कि आने वाले टाइम में भारत सरकार के लिए या फिर हिंदुस्तान के लिए ये सरदर्द बन सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन जो उधर पन्नू वाला हो रहा है, इधर निज्जर वाला हो रहा है। क्योंकि कनाडा को जिस तरह से डिसमिस किया जा रहा है इंडियन मीडिया में या फिर इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से भी, वैसा नहीं लग रहा आपका आर्टिकल पढ़ के। देखिए मनी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत के लिए समस्याएं जो हैं, जो कुछ किया गया और जो कुछ हुआ और जो अभी तक बाहर आया है, सामने आया है, उसकी वजह से समस्याएं बढ़ी हैं और समस्या मुश्किल हुई हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि देखिए, जो कनाडा है वो G7 का तो सदस्य है ही, नेटो का सदस्य तो है ही, साथ में वो फाइव आईज का भी सदस्य है। जैसे आपके बहुत से लोगों को मालूम होगा कि फाइव आईज कंट्रीज, जो ये पांच कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, हम्म। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। और ये किसी और के साथ इस लेवल की इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होती है। ये सिर्फ पांच मुल्क बहुत ही क्लोज इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। हम्म। तो जब कनाडा ने जो एलिगेशन लगाए, जो चार्जेस लगाए हिंदुस्तान के ऊपर, के हिंदुस्तान ने कनाडा के अंदर जो भी करने की कोशिश की, तो उस वक्त साफ तौर पर ये अमेरिका की तरफ से भी और कनाडा की तरफ से भी कहा गया कि जिस तरह की इंटेलिजेंस और जिस तरह की एविडेंस जो कलेक्ट की गई थी, वो अमेरिका द्वारा कलेक्ट की गई थी। हम्म। चाहे वो भारतीय ऑफिसर्स की ईमेल हो, पॉलिटिकल लीडर्स की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, जिस तरह की एविडेंस अभी तक मिली है वो सारी अमेरिका की तरफ से मिली है। तो ऐसा इससे साफ मालूम होता है कि काफी उनकी बहुत गहरी पैठ है और बहुत गहरी समझ है। हम्म। दूसरी बात यह है कि जब जब कनाडा में ये हो रहा था, जैसा कि आपने कहा, अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में हम्म। साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस चल रही है जहां पर बहुत सारी एविडेंस पेश की गई है। और जिस तरह की एविडेंस पेश की गई है उसके खिलाफ भारत के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। और जो नाम निकले हैं, जैसा कि मैंने इस आर्टिकल में लिखा, जिसका कि आपने जिक्र किया, हम्म। जो नाम निकले हैं उनमें सबसे बड़ा नाम जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, अमित शाह, जो कि मिस्टर मोदी के अर्ली 1990s से बहुत क्लोज पॉलिटिकल एलाई हैं, साथी हैं, शायद उनके सबसे क्लोज पार्टनर हैं हम्म। और भारत के शायद सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है। जी। उनका नाम तक अब उठकर सामने आया है। तो शायद ऐसा महसूस होता है कि जो ये नाम सामने आया है वो शायद जो एविडेंस, जो इंटेलिजेंस अमेरिका ने गैदर की है, उसकी वजह से ही शायद बाहर आया होगा। और अमेरिका का जो प्रोसेस है, हर इंडाइटमेंट के बाद एक सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट, जिसको कि शायद हिंदुस्तान में हम लोग एडिशनल चार्जशीट बोलते हैं, वो आ सकती है और उसमें किसी का भी नाम आ सकता है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता है कि हमने ये केस अभी खत्म हुआ है। ये केस बल्कि और बढ़ेगा। और इवन प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर, जैसा कि आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जिन मोहतरमा को नॉमिनेट किया है, वो हम्म। तो वो तो सिक्स के मुद्दे पे, फार्मर्स के मुद्दे पर बहुत वोकल रही हैं। जी। वो ये ट्रांसनेशनल लिबरेशन पर भी बहुत वोकल रही हैं। जी। तो ऐसा कहीं कतई नहीं लगता कि ट्रंप के आने की वजह से भी इस मुद्दे पर कोई कमी आएगी और भारत को कोई मदद मिलेगी। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर और हिंदुस्तान के कुछ मीडिया चैनल्स में ये रोना धोना शुरू हो गया है कि ट्रम्प ने जो है इनको अपॉइंट कर दिया है। उस पर क्या, प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट इज नाउ, इस तरह से मतलब हेडलाइन किसी एक आउटलेट ने लिखा था, मुझे देखा। मैं आपने जो है एक तीन प्रपोजल्स का जिक्र किया है, क्योंकि हमेशा आधी अधूरी बात परोसी जाती हैं। यहाँ पर भी मैंने सुना है बहुत लोगों को कम
ज़्यादा मालूमात नहीं है। कनाडा ने दरअसल 3 प्रपोजल्स दिए थे इंडिया को कि या तो आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को वेव ऑफ कर दें 6 डिप्लोमेट्स का, या कनाडा इनको एक्सपेल कर दें, या हिंदुस्तान को एक ऑफ रैम का ऑफर दिया गया था जिसमें हिंदुस्तान भी अपना 6 डिप्लोमेट विड्रॉ करेगा, मतलब इंडिया वो 6 डिप्लोमेट्स विड्रॉ करेगा और अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन को एक्सपैंड करके कनाडा वो लेकर के आएगा। दोनों देश एक कमेटी बनाएंगे ताकि इकट्ठे होकर के फॉरेन इंटरफेरेंस को खत्म कर सकें और लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों को सीज एंड डिजिस्ट का नोटिस दे दिया जाए, ये कहा था। इंडिया ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो जाकर के कनाडा ने ये पब्लिक कर दिया। आपने इसको ये किया है तो कितना सिग्निफिकेंट है, मतलब इंडिया का नॉन कोऑपरेशन कंप्लीटली कनाडा के साथ, उधर अमेरिका में कंप्लीटली उल्टा स्टैंड है कि सिर्फ कनाडा एक मिडिल पावर है इसलिए, या फिर कोई और भी वजह है? नहीं मनी, जैसा कि आपने कहा कनाडा एक मिडिल पावर है, और जिस तरह की इस वक्त सरकार भारत के अंदर है, उनको लगता है कि सिर्फ हम अब से अपने से ताकतवर लोगों के सामने ही झुक सकते हैं, और जो जरा सा भी हमसे कमजोर है, जैसा कि अभी आप बांग्लादेश, नेपाल, जिस और भी मुल्कों के साथ आप साउथ एशिया में भी देख रहे हैं उनका बिहेवियर किस तरह का रहा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कनाडा क्योंकि एक मिडिल पावर है और अमेरिका क्योंकि एक बहुत पावरफुल कंट्री है, इसलिए अमेरिका के सामने तो आप पूरी तरह से कंसीड करने को तैयार हैं, पूरी तरह से झुके हुए हैं। हम्म। पर कनाडा के सामने आप एकदम शेर बन के आ रहे हैं, बल्कि अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बन के आ रहे हैं। हम्म। आपने जिन 3 बातों का जिक्र किया, सिर्फ ये बात नहीं कि कनाडा ने इसलिए पब्लिक किया कि भारत ने उनको रिजेक्ट किया। कनाडा एक्चुअली कनाडा पब्लिक इसलिए किया कनाडा ने क्योंकि भारत के मीडिया ने, हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स के एक एडिटर हैं शिशिर गुप्ता, उन्होंने उसको रिपोर्ट किया। हम्म। जबकि बात यह हुई थी कि कनाडा और भारत के बीच में जो बात होगी, जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मौजूद थे, और ये विदेश में बात हुई कि इस बातचीत को सीक्रेट रखा ओ। जाएगा। और उस बातचीत को वो हिंदुस्तान के एक पत्रकार ने, जो जिनको के माना जाता है कि वो मोदी सरकार के बहुत नजदीक हैं, उन्होंने उसको उसको पब्लिक कर दिया। और उसके हम्म। बाद कनाडा को लगा कि उनको अपना पक्ष कहने की पूरी तरह से जरूरत है, और उसके बाद जो 2-3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो मीडिया में निकला, हम्म। उसके बाद काफी जानकारी बाहर आई। मतलब इंडिया की तरफ से ये इंडियन जर्नलिस्ट का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, तो जिस वजह से कनाडा को पब्लिकली आकर के बोलना पड़ा, आरसीएमपी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया कि ये साइड दरअसल पहले हमें नहीं मालूम था। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि देखिए, पहली बार 10 सालों में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के अजीत डोभाल साहब मोदी साहब के साथ इस बार अमेरिका नहीं गए। क्या अमेरिका में केस चल रहा है इसलिए अरेस्ट होने का खतरा था? और दूसरा इससे रिलेटेड सवाल ये होगा, क्या अमित शाह साहब, भारत के होम मिनिस्टर, इनके लिए भी अब अमेरिका और कनाडा में आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर अरेस्ट होने का खतरा है? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि धीरे करके ऐसा मौका आए कि वो हम्म। शायद ना जा उनको शायद कि अगर उनका नाम इस केस में आता है, मैं जैसा कि मैंने कहा कि अगर अगला कोई सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट शामिल होता है हम्म। जिसमें कि उनका नाम आता है, तो ये बहुत बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा भारत के लिए, मोदी सरकार के लिए, और अमित शाह के लिए पर्सनली, अगर उनका नाम इसमें पब्लिकली आ जाता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि उनका नाम इसमें इसमें शामिल ना हो। हम्म। पर ऐसा खतरा जिसकी की ओर आप इशारा कर रहे हैं, ऐसा खतरा बिल्कुल है, हम्म। क्योंकि जो कनाडा की तरफ से जो बात आई है उसमें अमित शाह का नाम साफ तौर पर ऑफिशियली कहा गया है, और कनाडा के अधिकारियों ने तो बल्कि ये तक कहा है कि इनका जो नाम जो जिस इनका नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमारे पास इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि हार्ड एविडेंस है। तो हम्म। जैसा कि मनी आपको पता है, अमेरिका और कनाडा की जो लीगल प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म। अमेरिका की लीगल प्रोसेस में एविडेंस पहले पेश की जाती है, उसके बाद चार्जशीट लिखी जाती है। कनाडा की प्रोसेस में, जो जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज की प्रोसेस है, पहले आप केस दायर करते हैं, उसके बाद एविडेंस क्रॉस एग्जामिन के वक्त बाहर आती है। तो हम्म। जो कनाडा जब एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, जब ये केस सुना जाएगा, उस वक्त जो चीज निकलेगी, और अमेरिका जब अपनी अगली सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट फाइल करेगा, क्या उसमें अमित शाह का नाम आ सकता है? हाँ, हम्म। वो खतरा है। हो सकता है ना भी आए, पर अगर वो नाम आया तो वो भारत के लिए और पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग एपिसोड होगा।
हम्म। एक चीज जो काफी खुलकर लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, खास करके जो वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स हैं, माइकल कुगलमैन का मैंने देखा, उनसे भी हम दरअसल बात कर कुछ कोशिश कर रहे थे, आज हो नहीं पाया। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि भारत सरकार जो है अभी की, वो डायरेक्टली अब अपील कर रहा है उन पार्टीज के गवर्नमेंट को या फिर उन पार्टीज के लीडर्स को जो उनको लगता है कि उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होंगे। जैसे कि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, हालांकि बाइडेन लेम डक प्रेसिडेंट है लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जिस तरह से ये OCCRP के मामले में इंडिया ने अक्यूज़ किया है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, बोले कि इट्स एन अनफॉर्चुनेट फ्रेजिंग, अनफॉर्चुनेट इंडिया ने किया है। तो शायद एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करेंगे इस तरफ इशारा कर रही है सरकार, और एक प्रेफरेंस वो दे रही है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं था, लेकिन ये पहली बार वो देख रहे हैं। कनाडा के केस में भी ऑफिशियली तो नहीं बोला गया है, लेकिन जो राइट विंग इकोसिस्टम है वो कंजर्वेटिव पार्टी या यहाँ की जो ऑपोजिशन है उसको ज़्यादा प्रेफर करती है, ऐसा एक इमेज तैयार हो रहा है। ये ट्रेंड आप इसको किस तरह से देखते हैं कि एक जो उनके लिए मुनासिब होगा वही गवर्नमेंट वो चाहते हैं कि आए पावर में? देखिए साहब, जो आपको तो पता है मनी, जो जिस वक्त की सरकार इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर है, वो एक बिल्कुल राइट विंग सरकार है, एक मेजोरिटेरियन सरकार है। और उसकी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं वो किसी भी लिबरल पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकती हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, या किसी भी और मुल्क में हो। तो एक नेचुरल एफिलिएशन है कंजर्वेटिज्म के लिए, ऐसी ऐसी किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए जो कि लिबरल नहीं है, जो कि प्रोग्रेसिव नहीं है। तो हम्म। वो तो एक साफ तौर पर उनका खुद का एक तो उस तरह का इंक्लिनेशन है। दूसरा कि जैसा कि आपने कहा, शायद इनको लगता है कि उस तरह की कोई सरकार आएगी ट्रंप की या कनाडा में कंजर्वेटिव्स की, तो वो जो इस तरह के मुद्दे हैं डेमोक्रेसी के, फ्रीडम ऑफ प्रेस के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, माइनॉरिटीज की टारगेटिंग के, रिलीजियस फ्रीडम के, उन पर शायद भारत की सरकार पर उतना हमला नहीं करेगी, उनको इतना टारगेट नहीं करेगी। तो इसलिए इसलिए उनके लिए बेहतर होगा। देखिए, चाहे जो बाइडेन की सरकार ने भी पब्लिकली पिछले 1-2 साल में ज्यादा ना बोला हो, पर ऐसा माना जाता है कि प्राइवेटली कई बार ये बोला गया है कि भाई किस तरह की चीजें हो रही हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, हम्म। किस तरह के आप ये नियम ला रहे हैं, किस तरह की चीजें कर रही हैं। वो एक एम्बेरसमेंट है, जिसको कि ये साफ तौर पर अवॉइड करना चाहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, मोदी जी की पर्सनली भी अच्छी दोस्ती किन लोगों से है? सऊदी अरेबिया से है, UAE से है, रशिया से है, ऐसे लोगों से है जो कि जिनको कि शायद हम लोग बहुत ही अथॉरिटेरियन और बहुत ही हम्म। नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से देखते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, एक नेचुरल एफिलिएशन है, और शायद उनको लगता है कि उससे उनको फायदा होगा। पर जैसा कि अभी तक ट्रंप ने जो कहा है, हम्म। चाहे वो टैरिफ्स के बारे में हो, चाहे वो जिस तरह के नॉमिनेशन उन्होंने किए हों, चाहे जिस तरह से अदानी के ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस लगाए गए हों, उससे मुझे नहीं लगता कि भारत को बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। और हम्म। अगर भारत कुछ आसानी लेने की कोशिश करेगा, तो उसके बदले में भारत को कुछ देना पड़ेगा जो हम्म। कि अमेरिका के फायदे का हो। वो क्या हम्म। होगा? वो चीन के खिलाफ होगा, वो इंडो पैसिफिक में होगा, वो क्या होगा मुझे नहीं पता। पर हम्म। पर फ्री लंच तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत बोलेगा, ट्रंप बोलेगा कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब जाइए, हमने आपका सारे सारे खून माफ किए। हम्म। ऐसा तो कतई नहीं होगा। उसके बाद उसकी आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, खास तौर पे ट्रंप जैसे ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट के साथ। तो हम्म। वो एक कीमत है जो भारत को पूरी तरह से चुकानी पड़ेगी इन सब चीजों के लिए। उसके अलावा भी जो जैसा कि मैंने लिखा भी, हम्म। जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, हम्म। वो तो नहीं चली जाती है। सरकारें बदलती हैं डेमोक्रेसी में, दूसरी सरकारें आती हैं, बट इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रहती है। जो लोग टारगेट किए गए हैं, जिन लोगों ने इन केसेस से डील किया है, वो इतनी जल्दी नहीं भूल जाएंगे कि ये सब हुआ है, और वो एकदम उनकी उनके उनके आइडियाज बदल जाएंगे। तो हम्म। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर समस्याएं बनी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि चाहे भारत की सरकार किसी भी सरकार के साथ ज्यादा अपने आप को सहज महसूस करे, अमेरिका में या कनाडा में, पर ये समस्याएं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। मेरा आखिरी सवाल, ये जो मोदी साहब भी कहते हैं इलेक्शन रैलीज में जाकर के भारत अब घर में घुस के मारता है, इस टाइप का जो है, पहले का भारत नहीं रहा, ये कितना सिग्निफिकेंट होता है इंटरनेशनली? अगर लोग देख रहे हैं वो क्या समझेंगे ऐसी कही बातों से? उनके और भी पार्टी लीडर्स ये बात कहते हैं।
देखिए साहब, दो तरीके से देखा जा सकता है इसको। एक तरीके से मनी इस तरह देखा जा सकता है कि ये अटैक पाकिस्तान पर है, क्योंकि आप पाकिस्तान, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सपोर्ट है मोदी जी की, जो हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदू मेजोरिटेरियन, उसको बड़ा एनिमेट करता है, उसको बड़ा उसको 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 बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि साहब हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। पर हम्म। क्योंकि आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं और आपके ऊपर नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, अमेरिका में इस तरह के हमले करने का आरोप है, तो शायद जो आप इस तरह की बात कह रहे हैं वो देखा जा सकता है कि आप ये कनाडा अमेरिका के बारे में भी कह रहे हैं। और हम्म। हो सकता है कि जब ये केसेस सुने जाएं कैनेडियन कोर्ट में और जब अमेरिका में, तो वहां ये इस बात को उजागर किया जाए और शायद हाईलाइट किया जाए कि इस तरह के तो क्लेम किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में टॉप पॉलिटिकल लीडर्स और मिनिस्टर्स के द्वारा कि वो दूसरे मुल्कों में घुस के घर में घुस के मार रहे हैं। तो तब 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 उस वक्त मालूम पड़ेगा। क्या अभी इस बात को विदेशी सरकारों ने उठाया है पब्लिकली? मेरा मतलब है विदेशी सरकारों से, मेरा मतलब पाकिस्तान के अलावा अमेरिका ने या कनाडा ने नहीं। अभी तक पब्लिकली तो मैंने कहीं नहीं देखा है, पर हम्म। अगर प्राइवेटली कुछ कहा गया है तो उसकी मुझे जानकारी आपने आपने आर्टिकल में लिखा है, और वो लाइन में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। सीनियर इंडियन मिनिस्टर्स बीइंग परसीव्ड एज reckless and rogue undermines India's reputation as a responsible global power. Shah could be sanctioned in a first for any serving Indian minister, and an Interpol notice could be issued against him. Seriously, an Interpol notice आ सकता है? देखिए साहब, अगर आप जैसे कि अदानी के केस में हुआ ना, गौतम हम्म। अदानी भी तो मोदी जी के बहुत अभिन्न मित्र हैं और हम्म। भारत की विदेश नीति के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। अगर गौतम अदानी के खिलाफ ये हो सकता है, तो अमित शाह के खिलाफ ये क्यों नहीं हो सकता? हम्म। सुशांत सिंह, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आज बहुत अच्छा लगा। और बधाई हो, आपने ये आर्टिकल लिखा है, द वॉलरस ने छापा है, और आप काफ़ी सुर्खियों में है, कल शाम से मैंने नोटिस किया है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत मनी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग गोइंग फॉरवर्ड।